All right, so आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम भारतीय समाज के बारे में बात करें, एक दो बातें यहां पर करना जरूरी है। पहले तो ये कि जिस व्यक्ति ने आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया और जो व्यक्ति समाज पे बात करने जा रहा है वो अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना। उस पर कंफ्यूज मत करिएगा कि वो एक व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग होंगे, दोनों का चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होगा, है ना। क्योंकि देखिए, इनफैक्ट जब भी कहीं भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, जब भी कहीं भी कुछ भी सामाजिक विषय पढ़ाए जाते हैं इस तरह के, जैसे समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, अर्थ या आपका दर्शन शास्त्र है, इस तरह के विषयों में एक कहानी हमेशा वहीं से बात शुरू होती है और मेरे ख्याल से बहुत प्रासंगिक है। इसीलिए इतनी क्लासेस में इतनी बार कही जाने के बाद भी उसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। आप सबने कहानी सुनी है अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। तो एक बार कहा जाता था कि कुछ नेत्रहीन थे और उनको हाथी को देखने का मौका मिला। तो जो है, अब अलग अलग जो नेत्रहीन थे, हालांकि वैसे तो कहानी में 7 हैं और 7 के कारण हैं, क्योंकि ओवरऑल जितने भी सामाजिक विज्ञान है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, राजनीतिक विज्ञान हो, इन सब में 7 बड़े स्कूल हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म जिसको बोलते हैं ना, संरचनावाद, प्रकार्यवाद और इत्यादि इत्यादि। तो वो एक्चुअली एक एक व्यक्ति एक एक स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस कहानी में 7 लोग हैं। पर मैं यहाँ 2 से ही बात कहूंगा, बात स्पष्ट होने के लिए कही जा रही है। तो 2 नेत्रहीन, उन्होंने जो है जब हाथी को छुआ तो एक आदमी ने छुआ कि हाथी का सूंड छुआ और सोचा हाथी जो है वो सिलिंड्रिकल है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? थोड़ा सही थोड़ा गलत, उसका अपना दृष्टिकोण है। दूसरा व्यक्ति, उसने हाथी की पूंछ छुई और उसको लगा हाथी सांप जैसा या रस्सी जैसा है। ना वो सही ना वो गलत। दोनों लोग साथ में आए और भैया कैसे हो, बढ़िया चल रहा है? हाँ पता, आज मैंने हाथी छुआ। हो मैंने भी, ये सिलिंड्रिकल था, वर्तुलाकार था? नहीं नहीं, वो सांप जैसा था। अब जब दोनों ही अपनी जहां पर सही है, इस आदमी ने पर्सनली हाथी छुआ है तो ना मानने का कोई शर्त ही नहीं है, इसने भी पर्सनली छुआ है तो ना मानने का कोई शर्त ही नहीं है। दोनों अपनी जहां पे बिल्कुल सही है, दोनों अपनी जहां पे बिल्कुल सही हैं। ये भी, इसने भी हाथी छुआ और हाथी वर्तुलाकार था इसके लिए, इसने भी हाथी छुआ है और इसके लिए भी हाथी सांप जैसा था। तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोनों लड़ रहे कि नहीं नहीं हाथी वर्तुलाकार होता है, नहीं नहीं हाथी सांप जैसा होता है। जैसे आप लड़ते हो, नहीं नहीं ये राजनीतिक दल अच्छा, ये राजनीतिक दल खराब, दोस्ती अच्छी चीज होती है, यार गद्दार होता है। अलग अलग ओपिनियंस, पीपल, लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है। अब सवाल ये, जब दोनों सही है तब क्यों लड़ रहे हैं? जब दोनों सही है तब क्यों लड़ रहे हैं? जब, क्योंकि आपको तो ही बताएगा ना कि सही और गलत में लड़ाई होती है। जब दोनों सही तब फिर लड़ाई क्यों हो रही है? पहले तो जी, दोनों सही होने के बाद भी लड़ाई क्यों हो रही है? देखने का नजरिया अलग है। तो अपना यहां पे तो सही है। समस्या कहां है यह समझना जरूरी है और यहीं से आगे की बात शुरू होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो समस्या यह है कि आपने हाथी का एक हिस्सा छुआ और सोच लिया पूरा हाथी ही वैसा है। आपने यह स्कोप नहीं छोड़ा कि हाथी में दूसरे शेप भी हो सकते हैं। जैसे हम सब यहीं से पूर्वाग्रह बनाते हैं। हमें कुछ पता है अपने समाज के बारे में, चीजों के बारे में, हमने सीखा है, समझा है, पर हमारा पूर्वाग्रह बना हुआ। तो जो एक जाति का वो सोचेगा यही सही व्यवस्था है, जो दूसरी जाति का सोचेगा यही सही व्यवस्था है। हो क्या रहा है? हमने पूर्वाग्रह बनाए हुए, और ये जो पूर्वाग्रह हैं, ये पूर्वाग्रह इसलिए क्योंकि हमने हाथी का एक हिस्सा छुआ है और सोच लिया पूरा हाथी ही वैसा है। अगर ये दोनों लोग ये पूर्वाग्रह नहीं रखते कि पूरा हाथी ही वर्तुलाकार है, तो फिर बात कैसे होती? भाई आज मैंने हाथी छुआ, वर्तुलाकार था। नहीं यार, वो सांप जैसा था। पक्का सांप जैसा था? हाँ यार था तो सांप जैसा। यार फिर कुछ गड़बड़ है, हम लोग समझ नहीं पा रहे शायद ठीक से। तो ये किसी तीसरे आदमी के पास जाएं जिसको हाथी दिखता हो और उससे पूछें, तो बताएगा कि तुम दोनों सही हो। हाथी का अगला हिस्सा वर्तुलाकार होता है, पिछला हिस्सा सांप जैसा होता है। अब आपको लगता है ये दोनों हाथी के बारे में ज्यादा जानते हैं?
तो जिस चीज पे लड़ाई हो रही थी अब वो एक तरह से प्रतिपूरक हो गया। आपके इस विषय में भारतीय समाज और सामाजिक न्याय में खूबसूरती यही है कि आपको पहले से हाथी के बारे में पता है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हाथी के बारे में पता नहीं होगा, पर किसी को वर्तुलाकार पता होगा, किसी को सांप जैसा पता होगा, और वही लड़ाई भी है कि उसको कैसे ठीक करना है, कैसे इकट्ठा करना है। तो हाथी सांप जैसा है, हाथी वर्तुलाकार। जब भी आप किसी चीज की बात करोगे, जैसे हम जब अगर बात करते हैं हमारे लिए भारतीय समाज क्या है इत्यादि इत्यादि, इसलिए देखिए बॉस, अगर आपको लगता है कि किसी चीज को देखने का एक ही नजरिया है तो बात अधूरी है, बात आधी सही आधी गलत भी हो सकती है। तो सही में देखा जाए तो सोशल साइंसेस में, सामाजिक विज्ञान में ना कुछ पूरा सही होता है ना कुछ पूरा गलत होता है, सिर्फ वो पर्सपेक्टिव्स या दृष्टिकोण होते हैं, और बहुत सारे दृष्टिकोण मिलकर एक साथ चीजों को बनाते हैं। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो सामाजिक विज्ञान ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, पेपर 2 में, तो आपके पास एक आंसर तुरंत होता है, रेडीमेड होता है, उसमें दिक्कत ही नहीं है, वो आंसर तुरंत वही होता है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि हाँ ये होना चाहिए, जाति व्यवस्था में होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, तो आपके पास एक आंसर तो तुरंत है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि शायद आपने अभी हाथी को वर्तुलाकार या सांप जैसा ही देखा है, इसके और आयाम भी हो सकते हैं, उसको जोड़ा जाना चाहिए, तब बात पूरी पूरी आएगी। बात क्लियर होगी? तो अगर आपको लग रहा है कि हाथी वर्तुलाकार है, ना आप सही है ना आप गलत हैं, दोनों ही बातें, यहां कोई सही, इन विषयों में कोई सही या गलत नहीं होता है। अगर ये बात समझ आ रही तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोशल साइंसेस, क्योंकि यहां पर कुछ बिल्कुल सही बिल्कुल गलत नहीं है, हर चीज सही है, हर चीज गलत है, या यूं कहें हर चीज अधूरी है, और बहुत सारे परिप्रेक्ष्य मिलकर उसको पूरा करते हैं। तो आप अच्छे नंबर कैसे लाएं? इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपका एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव अपना होगा, स्वभावता सबका होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इन क्वेश्चन, जब मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा कि बच्चों का भरण पोषण का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, आपको तुरंत एक ख्याल आया होगा दिमाग में, वो पूरा नहीं है, वो सिर्फ हाथी का एक हिस्सा है। कुछ और सोचिए, उसमें कुछ और आयामों को जोड़िए, और जितने आयाम आप जोड़ते जाओगे उतना आप देखोगे कि चीजें बेहतर होती जा रही। जैसे कि मैं भी अगर बात करूं, एक बहुत सबसे विवादास्पद चीज से ही बात शुरू करते हैं, हालांकि भी बांग्लादेश उससे सफर कर रहा है, अब बांग्लादेश का जो पूरा मुद्दा वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? आरक्षण के बारे में तो अभी क्लास तुरंत 2 हिस्से में बट जाएगा, वो जो आरक्षण का समर्थन करते हैं और वो जो आरक्षण का विरोध करते हैं। तो मैंने आपसे कहा आरक्षण के बारे में लिखिए। अब मिस्टर ए जो आरक्षण के विरोध में है, उनका तर्क क्या है कि ये अजीब बात है कि मैं कोई 90% ला रहा है, कोई 40% ला रहा है, 40% वाला हो जा रहा है, 90 वाला नहीं हो रहा है, और ये वो ऐसे तो मेधाविता खतरे में आ जाएगी, ब्ला ब्ला, यही तो कहानी होगी उनकी। क्वेश्चन तो आरक्षण के बारे में लिखिए। और मिस्टर, अभी सुन लीजिएगा जरा मुझे, फिर मैं आपका आर्गुमेंट सुनूंगा। मिस्टर ए लिख रहे हैं कि ये खराब इसलिए है क्योंकि इससे मेधाविता प्रभावित होती है। ये क्या तर्क हुआ कि कोई 90-95% पाए हो और कोई 40% उसको वरीयता मिल जा रही है, इत्यादि इत्यादि। अब इसकी कॉपी चेक हो रही है, इसने एक पक्ष रखा है, और उस पक्ष पर इनको नंबर दिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन, तो 5 नंबर में ही तो उनका इवैल्यूएशन होगा, और जब 2-2.5 नंबर आएंगे तो पता है क्या बोलेंगे बाहर निकल के? पक्का मास्टर दूसरी जाति का रहा होगा। जब आप पूर्वाग्रही तो वहां भी होंगे, ये बाहर निकल के बोलेंगे पक्का मास्टर दूसरी जाति का रहा हो, इसलिए नंबर नहीं दिया। पूर्वाग्रह ऐसे काम करता है, हमारे जो पूर्वाग्रह ऐसे काम करते हैं, हमें दिखता नहीं हमसे भी गलती हो रही कि हम अधूरी बात कर रहे हैं। इनकी बात किस हद तक सही किस हद तक गलत, अब इस पे आते हैं। मिस्टर बी ने लिखा कि आरक्षण इसलिए जरूरी है जब स्टार्टिंग लाइन एक नहीं हो सकती तो फिनिशिंग लाइन एक कैसे हो सकती है, समता लाने के लिए होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो बिल्कुल पक्ष में लिख रहा है। उसने भी आधी बात कही, उसको भी 2.5 नंबर मिला। ये भी वही बोलेगा कि अरे ये जो उच्च वर्ग के मास्टर हैं चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएं, ये वो एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है, जिसकी वजह से हमको पीछे ढकेला जा रहा है, और आज से नहीं सदियों से होता है। बड़े बड़े शब्द बोल रहे, बट बात वही है कि आपके अंदर भी वही पूर्वाग्रह जो उस तरफ था। पूर्वाग्रह एक जैसा, ये दोनों का, दोनों अपनी जहां पर थोड़ा सही थोड़ा गलत है। अब मैं अगर अपना पक्ष रखूं, कैसे थोड़ा सही कैसे गलत। मिस्टर ए कहते हैं मैं 95% पाऊं और वो 40% पाए।
आपका 95% आपका कितना है? इस क्लास में मेरे देखे आपने तो कोई टेस्ट दिया नहीं है बैठने का, और जब आप इसको इस क्लास की वजह से स्कोर करोगे, ये मेरा स्कोर है। ये इसलिए था क्योंकि आप ऐसे घर में जन्मे जो अफोर्ड कर सकते थे, वो इसलिए था क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहे होंगे। तो देखिए, दो लोग, अब एक बच्चा है, एक बच्चा जन्म लेता है बड़े घरों में जहां कुत्ते भी अंग्रेजी में बात करते हैं, हाँ वो पहले दिन से सुन रहा है समर्स ऑफ 69, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और दूसरा बच्चा जन्मा गांव, स्लम में, गांव में, जहां पहले दिन से वो गाली सुन रहा है, और स्कूल का पहला दिन, बेटा ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। अब ये बेटा ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, ये सोच रहा है हो क्या रहा है। ये प्रिंसिपल को लगता है ये बच्चा मेरिटोक्रेटिक है, ये बच्चा नहीं है। ये बच्चा जा रहा है महंगे बड़े स्कूल में, उस तरह का एक्सपोजर, ये बच्चा जा रहा है एमसीडी स्कूल में, उस तरह का एक्सपोजर। गैप बढ़ता जा रहा है क्लास दर क्लास, और यहां आने के बाद आपको लगता है 95% मुझे मिला, वो 40% पे है। आप जो कुछ भी है, इसको एक हिडन करिकुलम भी होता है, एक छुपा हुआ करिकुलम भी है, जो हम समाज में पढ़ते हैं, अपने इर्द गिर्द पढ़ते हैं। वो पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन वो भी हम पढ़ते हैं। तो आप साहब, आप लोग जैसे आप लोग जो दिल्ली में रहते हो, बढ़िया, आप हमेशा से बचपन से आपने एस्केलेटर देखा है, तो आप तो बढ़िया लीड लगाए हुए एस्केलेटर पे दौड़ते हुए आते हो। मैं गांव से आया हूं, पहली बार उस पर पैर रख रहा हूं, डर लग रहा है कि क्या चीज है। और फिर आप एक तो साहब अपना कॉन्फिडेंट हो ही मुझे, और हिकारत से देख रहे हो कहां से आ जाते हैं दिल्ली खराब करने। मैं उस डर से सीढ़ी से आ रहा हूं, और ऊपर आप कह रहे हो लाओ कंपटीशन रखते हैं, देखते हैं कौन तेज दौड़ता है। मैं थका हुआ हूं, डरा हुआ हूं, और आप जो है कॉन्फिडेंट है, और आप कह रहे हैं रेस करके देखते हैं कौन ज्यादा काबिल है। तो रेस तो बराबर नहीं है, बराबर की नहीं है। तो अगली दफे जब आपको लगे आपका 95%, जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा ये 95% सच में आपका है। आप पाएंगे कि इसमें से 40-45% तो उन परिस्थितियों का है जिसने आपको, जैसे मैं ही हूं, मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, मैं इस बात को इसलिए इतना कन्विंसिंगली कह पाता हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है। मेरे घर में जो सबसे टैलेंटेड थी वो मेरी चचेरी बहन थी, सबसे टैलेंटेड पढ़ने में लिखना। मैं उतना पढ़ने में अच्छा था नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब अच्छा हो गया हूं, तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। पढ़ने में उतना अच्छा था नहीं, लेकिन हाँ पापा अफोर्ड कर सकते थे, और मेल होने का एडवांटेज मिला। वो भी एक एडवांटेज था कि मेल था और पापा अफोर्ड कर सकते थे, तो सारे विषय के ट्यूशन लग गए। ट्यूशन, सारे विषय के ट्यूशन पढ़ता था मैं, सब कुछ घिस घिस के सब पढ़ा दिया जितना पढ़ाई होती है। और वो जो सबसे टैलेंटेड थी, ग्रेजुएट भी नहीं है, उसका वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई, उसी बीच उसकी शादी हो गई, और जो है एक सबसे टैलेंटेड ग्रेजुएट भी नहीं है, और जो सबसे मीडियोकर था शायद घर में, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो जब मैं ईमानदारी से देखता हूं तो मुझे लगता है हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ये पीरे बॉडी का कंसेप्ट जो मैंने भी आपको बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे 90% में, मेरी पीएचडी में अगर हम देखें तो मेरा शायद 20-30%, 40% ही है, बाकी परिस्थितियों का है, और उसकी ग्रेजुएट ना होने में भी वही कहानी है। तो अगली दफे जब आपको लगे कि आप 90% हो 40%, तो आपको समझना होगा, और जब तक वो परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, इसकी भरपाई होनी चाहिए। इस लिहाज से ए भी अपूर्ण है। बी की जरा बात सुनते हैं कि हाँ, जब स्टार्टिंग लाइन एक जैसी नहीं है तो फिनिशिंग लाइन एक जैसी कैसे हो सकती है। एग्रीड, बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन अगर आप किसी को कोई इलाज करते हो और इलाज से चीजें और खराब हो जाए, तो आपको नहीं लगता दवाएं बदली जानी चाहिए? दवाएं बदली जानी चाहिए, उसको नए सिरे से देखा जाना चाहिए। आप मुझे बताओ कि मारुति सुजुकी, अगर मान लीजिए एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आप किसको ब्लेम करोगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को। और आप गाड़ी को ब्लेम करके उसी ड्राइवर के साथ फॉर्च्यूनर ले आओ तो और बड़ा एक्सीडेंट करेगा वो। तो मुद्दा यह है कि आपने एक जो प्रक्रिया अपनाई आरक्षण की, आपको नहीं लगता इवैल्यूएशन होना चाहिए था समय समय पर कि स्टार्टिंग लाइन एक है नहीं है, जो अंबेडकर साहब की लाइन है कि अगर स्टार्टिंग लाइन एक नहीं है तो फिनिशिंग लाइन एक कैसे हो सकती है? ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का इवैल्यूएशन भी करें समय समय पर कि ये कितना प्रासंगिक है, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है कि नहीं। तो दूसरे की बात भी उस हिसाब से पूर्ण है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। पर अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर सी को कैसे लिखेगा? सी लिखेगा किसी भी समाज में जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संदर्भों में असमानता हो तथा जो व्यवस्था
समता में विश्वास रखती हो, उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि जो भी आर्थिक सामाजिक असमानताएं हैं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु कुछ न कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए। परंतु समय समय पर इसका विश्लेषण भी होना चाहिए कि दी गई व्यवस्था क्या वाकई प्रभावी हो रही है या नहीं, या उसमें किसी वैज्ञानिक सोच के साथ परिवर्तन की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में ऐसा प्रथम दृष्टया दिखता है, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया, प्रथम दृष्टया दिखता है कि आरक्षण अपने मूल उद्देश्य से हटता दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण अपने मूल उद्देश्य से हटता दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि रजनी कोठारी से वोट बैंक राजनीति के रूप में बोलते हैं। अब ये देखिए, आपको ABC, ये तीसरा आदमी बैलेंस देख रहा है। इसने क्या किया, अपना एक हाथी सिलेंड्रिकल है उससे आगे बढ़ा। क्या देखो, मैं जो बोल रहा हूं बात सही है, लेकिन वो एक ही पक्ष, दूसरा पक्ष भी है इसका। बात तार्किक लग रही कि नहीं? तो ये हमें समझना जरूरी है कि जब भी आप इन चीजों पे लिखें, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और बैलेंस्ड अप्रोच कैसा, कि ये चीज क्या है, इसके विरोध में क्या है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी सत्य में 4 आयाम होते हैं। जैसे इस क्लास में ही मैंने पूछा होगा, आपसे कई बार पूछ चुका हूं, तो वो क्लीशे जैसा साउंड करेगा वो, कि अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या घटक है जिसकी वजह से क्लासरूम पॉसिबल हो पाया, तो आप देखोगे 4 घटक हैं। पहला घटक है संरचना, अगर ये संरचना नहीं होती तो क्लास संभव नहीं था। दूसरा घटक है राजनीतिक व्यवस्था, कि भाई एक व्यवस्था है, एक प्रबंधन है, मैं हूं, आप हैं, मालूम है कि हाँ कौन पढ़ा रहा है, कौन इत्यादि। तो वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था है, और एक नैतिकता का आयाम भी है। अब देखिए कैसे बैठे हो, ऐसे तो आप क्लास सिनेमा हॉल में नहीं बैठते हो, है ना, आप जाहिर सी बात है, आप घरों में भी ऐसे नहीं बैठते हो। आपने एक ये इसीलिए आज भी अब कभी ध्यान से देखिए, कमाल का है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये बड़ा कमाल की बात है कि 100 से ज्यादा लोग हैं और सिर्फ मैं बोल रहा हूं और चुपचाप सुन रहे हैं। ये कमाल है। और ये कमाल, इसको एक राइटर है हैबरमास बोलते हैं लेजिटिमेसी क्राइस। अगर मैं जो है अच्छा बोलता रहूंगा, आपके काम का रहूंगा, जिसको रूसो ने कहा है जनरल विल, एक बहुत बढ़िया राइटर है रूसो, ये इन लोगों को कभी कभी पढ़ना चाहिए। रूसो जो है वो कहता है लोग जो शक्ति में हैं, जिनके पास अधिकार है, जो अधिकारी हैं, वो तब तक सरवाइव करेंगे जब तक वो लोगों के हितों में काम करेंगे। ये रूसो ने इसको जनरल विल कहा है, कि जब जनरल विल मतलब लोगों का हित जो है, जब तक लोगों के हितों में काम होता रहेगा चीजें होती रहेंगी। तो ये जो है वो भी एक पक्ष है, नैतिक पक्ष भी है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि GS के 4 पेपर हैं। पहला पेपर संरचना की बात करता है, दूसरा राजनीति की बात करता है, तीसरा जो है वो आर्थिक बातें कर रहा है, चौथा बात कर रहा है नैतिकता की, और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पांचवा जब भी होगा पर्यावरण होगा, जब भी होगा वो पर्यावरण होगा, निसंदेह में कहीं दो मत नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा घटक बनता जा रहा है। पर्यावरण है, आपदा प्रबंधन, ये सब नए घटक बनते जा रहे हैं, इसकी अनदेखी नहीं हो सकती। तो ये जो है मोटा मोटा बात रही कि कैसे आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं, आई होप बात लॉजिकल लग रही थोड़ी, तो क्या ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अंतिम उद्देश्य हमारा इस क्लास का क्या है, कैसे स्कोर करें। तो पहले चीज तो ये ध्यान रखना होगा कि आप सबके पास एक ओपिनियन होगी। मैं ये नहीं कह रहा आप उस ओपिनियन को बदल दीजिए या अपने शीर्षासन शुरू कर दीजिए, संभव भी नहीं है। लेकिन जो भी आपका दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा ये दृष्टिकोण भी जोड़िए कि दूसरा पक्ष क्या है, इसका क्या और आयाम हो सकते हैं, इसमें आर्थिक आयाम क्या हो सकता है, इसमें राजनीतिक आयाम क्या हो सकता है, और फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर बेहतर हो रहा है। तो पहले तो ये मैं चाहता था कि शुरुआत में ही आपसे थोड़ी बात इस दिशा में कर लूं। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत हमेशा पहले सिलेबस जानने से होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें ध्यान देना है। तो पेपर 1 में भी आपको देखेगा समाज के मुद्दे हैं, और पेपर 2 में भी है जिसको आप सामाजिक न्याय के रूप में देखते हो। तो समाज और सामाजिक न्याय के चीजों में अगर हम बात करें, तो कुछ एक टॉपिक्स जो निकल के आते हैं सिलेबस देखने के बाद, हम चाहेंगे पहले उन टॉपिक्स को भी लिखें और थोड़ा थोड़ा उन पर चर्चा भी करते चलें कि क्या स्रोत हो सकता है, क्या उसमें ध्यान देने योग्य है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि पेपर 1 जो है, पेपर 1 मेंस के लिहाज से अगर हम देखें, हालांकि पीटी में समाज से बहुत क्वेश्चन नहीं आता, पर पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 स्कीम वो पूछ रहे हैं। जैसे इस बार आप देख रहे हैं मातृत्व वंदन पूछा गया, एक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया उस पर TFR क्या होता है, TFR की परिभाषा पूछ ली, टोटल फर्टिलिटी रेट की। तो इस तरह से एक 2-3 क्वेश्चन अब आ रहे हैं, और आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। तो वो भी एक पीटी में है। लेकिन मेंस में जो भारतीय समाज का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत निर्णायक हो जाता है। निर्णायक ऐसे
क्योंकि जो पेपर 1 है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसका पूरी हिस्ट्री है उसमें, विश्व इतिहास को मिलाते हुए पूरी ज्योग्राफी है। ऐसे में जो भारतीय समाज वाला मुद्दा है ये थोड़ा बचाता है आपको। आप किसी भी टॉपर की मार्कशीट उठा के देखो जो टॉप 100 में है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि पेपर 1 में उसके कम नंबर आए। वो शायद एक रणनीति है कि पेपर 1 में हम सिर्फ भारतीय समाज वाला टॉपिक कर लेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वहां पढ़ाई था पीटी में, अगर उससे कुछ मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। और जितना समय वहां खर्च करेंगे उतने में हम सेकंड पेपर थर्ड पेपर को और पॉलिश कर लेंगे, जो मुझे लगता है ठीक दृष्टिकोण। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक कोई अपनाना चाहिए, आपका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन पेपर 1 में भारतीय समाज के करीब 6 क्वेश्चन, कभी कभी 6, कभी कभी 5, कभी कभी 7, और उसमें से 3 क्वेश्चन वो आपके जो है जिसको आपको 150 वर्ड शब्दों में लिखना होता है, और 3 क्वेश्चन आखिरी के जिनको आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। कभी 4 हो जाते हैं उधर, कभी इधर 4 हो जाते हैं, बट मोटा मोटा आप कह सकते हो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हो किसी मेंस के किसी भी पेपर में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है वो 1/10 है, मतलब 25 नंबर वो मिनिमम चाहिए होता है, ये यूपीएससी ने भी बताया हुआ है। ऐसे में ये थोड़ा आपका सेवियोर हो जाता है कि आपको कम से कम अगर मान लीजिए ये सब क्वेश्चन ठीक से कर लिए और 2-4 क्वेश्चन उधर से मिल गए तो आप 50, 60, 70 तक पहुंच जाते हो आराम से। तो लोग स्ट्रेटेजी यही बना रहे हैं कि ये वाला टॉपिक कर लेते हैं बढ़िया से, ये आसान भी है करना इसको, और इससे आप अगर वहां पहुंच गए तो बाकी पेपर्स पे हम फोकस कर सकते हैं। बाकी आपके इंटरेस्ट पे भी, जैसे जिसको ज्योग्राफी पसंद है उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा उन चीजों को रिवाइज करना, जिसको हिस्ट्री पसंद है उसको हिस्ट्री रिवाइज करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रणनीतिक लिहाज से ये ठीक दिखता है कि आप इस पे प्राथमिकता दें, वरीयता दें। तो अगर उस बात को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस को देखें तो पेपर 1 में क्या क्या है एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं और कहां कहां से करना है उसको। पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है वो भारतीय समाज की विविधता, भारतीय समाज की विविधता, भारतीय समाज की विविधता, विविधता में एकता, भारतीय समाज की विविधता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, इनफैक्ट शायद एक बहुत बढ़िया प्रसंग है समझने के लिहाज से। बेनजीर भुट्टो, शायद मैंने आपको जिक्र किया हो पहले भी, बेनजीर भुट्टो से एक बार पूछा गया था, ये बेनजीर भुट्टो से पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया एक समय आजाद हुए, एक दिन के अंतर पर एक समय आजाद हुए। पाकिस्तान यूरोप की तरफ खुलता था, इतना बड़ा समंदर उसके पास, बलूचिस्तान जैसे स्रोत उसके पास, पाकिस्तान के ग्रो करने के ज्यादा चांसेस थे और इंडिया के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि बहुत विविध था, बहुत दिक्कतें थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग 1940-50 में बहुत सारे विश्लेषकों ने पूरी दुनिया में लिखा था हिंदुस्तान एक मुल्क की हैसियत से 20 साल से ज्यादा नहीं रुकेगा। मॉस्को में बैठे लोग अपना नहीं देख रहे थे, उन्होंने भी यही लिखा था कि 20 साल से ज्यादा एक मुल्क की तरह हिंदुस्तान नहीं रहेगा। 75वां साल हो रहा है, अगले 25 साल के प्लान रोड मैप तैयार है। वी हैव प्रूवन देम रॉन्ग। सवाल बेनजीर भुट्टो से पूछा गया कि हिंदुस्तान जिसके पास ग्रो करने के चांसेस नहीं थे और सभी सशंकित भी थे वो ग्रो कर गया, और पाकिस्तान जिसके पास चांसेस भी थे, स्रोत भी था, वो ग्रो नहीं कर पाया, क्यों? बेनजीर भुट्टो का आंसर, हालांकि उसके लिए उनको बाद में माफी मांगनी पड़ी, उनका जवाब ये था कि बिकॉज इंडिया गॉट नेहरू, पाकिस्तान डिड नॉट। देखिए नेहरू और उन समय की जो टीम थी, किसी एक व्यक्ति को श्रेय देने की जरूरत नहीं है, नेहरू और जो उनकी पूरी टीम थी उनसे एक चीज आप नहीं छीन सकते और वो है उनका धर्मनिरपेक्षता और विविधता में स्वीकार्यता पे भरोसा। इसलिए मैं कहता हूं यूनिटी इन डाइवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी। सवाल हम ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, सवाल ये है कि हम साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। जिन लोगों को लगता है कि एक जैसे रहने से हम बहुत तरक्की कर जाएंगे, तो देखिए बगल में क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम ना, सवाल फिर वही है कि सवाल ये नहीं है कि हम एक जैसे हैं कि नहीं, सवाल ये है कि हम साथ रहना। इसलिए कभी भी दो लोगों के रिलेशन भी हो तो पहला सवाल यही है कि साथ रहना है कि नहीं रहना है।
अगर रहना है तो उसके नए विकल्प हैं, नहीं रहना तो उसके दूसरे कारण। जैसे इस क्लास में भी अगर आप मुझ में कमी देखना चाहो तो 20 कमी निकलेंगी, निकली होंगी। अब तक 50 से ज्यादा क्लास हो चुकी तो 50 कमी निकली होंगी। हाँ, औसतन हर क्लास में एक कमी तो आई ही होगी, इज़न्ट इट? लेकिन अगर आप मुझ में अच्छाई देखना चाहते हो तो 50 अच्छाई भी मिलेंगी। अगर मैं आप में कमियां देखना चाहता हूं तो 50 कमियां दिखी होंगी। अच्छाई देखना चाहता हूं तो 50 अच्छाई। सवाल यह कि हम देख किस पे रहे। तो पहला सवाल हमेशा, इनफैक्ट दो लोगों में भी यही होता है, मुल्कों में भी यही होता है कि पहला सवाल यह है कि साथ रहना है कि नहीं रहना। साथ रहना तो फिर उन चीजों की बात की जाए जिससे साथ रह सकते हैं, उन अच्छी मेमोरीज की बात की जाए। साथ नहीं रहना तो उन चीजों की बात की जाए जब लड़ाइयां हुई हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो सवाल ये बिल्कुल नहीं एक जैसे हैं या अलग है, सवाल ये हम साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अगर साथ रहना चाहते हैं और जिन लोगों को लगता है कि हम एक जैसे होंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे, तो मैंने कहा बगल में देख लीजिए आप। अगर मान लेते हैं, एक मिनट में मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चलिए सब जो है जो अल्पसंख्यक है वो छोड़ के इंडिया चले गए और आपकी लड़ने की प्रवृत्ति है, तब ब्राह्मण दलित लड़ेंगे। चलिए दलित भी छोड़ के चले गए, तब ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ेंगे। क्षत्रिय भी छोड़ के चले गए, तब दूबे चौबे लड़ेंगे। चौबे भी छोड़ के चले गए तो छोटे दूबे बड़े दूबे लड़ेंगे। अगर लड़ने की प्रवृत्ति है तो आपको हमेशा मौका है, कहां कम कमी है। और अगर साथ रहने की कारण तो उसके भी कारण है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने विविध हैं या कितने एक जैसे हैं। सवाल यह है कि आप यह बात समझते हैं कि नहीं कि साथ रहना जरूरी है। साथ रहने से क्या लाभ है। अगर आपका ध्यान साथ रहने के लाभ पे जाएगा, धर्मनिरपेक्षता वो सीमेंटिंग एलिमेंट था, है, रहेगा, जिसकी वजह से ये इंडिया सरवाइव किया है। और जब मैं धर्मनिरपेक्षता बोलूं तो मैं स्यूडो सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा, इस पर हम डिटेल में समझेंगे क्या चीज होती है, क्या उसके डायमेंशंस हैं। सो अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी बात, आई थिंक बेनजीर भुट्टो की बात बिल्कुल सही है कि हमने विविधता, अगर मैं कमजोर हूं और आप ताकतवर हैं और मुझे लगता है, और हम पड़ोसी हैं साथ में रहते हैं, अगर मैं कमजोर हूं और ताकतवर और मुझे लगता है कि आपकी ताकत बढ़ने से आप मेरा घर कब्जा कर लोगे, तो मैं आपके दुश्मनों से हाथ मिला लूंगा, आपके दुश्मनों से हाथ मिला लूंगा। और अगर मैं कमजोर हूं और ताकतवर और मुझे लगता है कि आपकी ताकत बढ़ने से आप मेरा संरक्षण करोगे, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए लाइन ना जफी का कि सजर ऐसा लगाया जाए जिसकी छां पड़ोसी के घर पे भी जाए, तो वो बहुत जरूरी है कि पूरी गजल का एक हिस्सा है कि सजर ऐसा लगाया जाए जिसकी छां पड़ोसी के घर पे भी जाए। तो वो अगर आपने देखिए, नेहरू के समय नेपाल भी इंडिया का हिस्सा होना चाहता था, और वही इंदिरा गांधी के समय आते आते खालिस्तान शुरू हो गया, एमएनएफ शुरू हो गया, नॉर्थ ईस्ट अलग होना चाहता था, कामराज दमन कटगम लेके चले आए, हमें भी अलग कर दो। तो ये एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इंडिया सरवाइव किया है। और ये जो राष्ट्रवाद की भावना, जो नेशनल बिल्डिंग का कंसेप्ट है, जो कहां से आता है, विविधता में एकता से। हम विविधता के विरोध में नहीं है, हम मानते ही नहीं है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मेरे जो यूरोपीय दोस्त हैं, आप देखिए कभी वो क्रिश्चियनिटी में पागल हो जाते हैं। 15 दिन, वो 15 दिसंबर से लेकर 30-31 दिसंबर तक वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ले दे के एक ही त्योहार है। हमारे यहां देखो है ना, 12 महीने हैं और 14-15 तो ऑफिशियल त्योहार है, बड़े वाले जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका ईद आ गया, गुरु पर्व आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया। छोटे मोटे त्योहार तो हम जोड़ ही नहीं रहे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, ये सब तो चलता रहेगा, है ना। सो अगर आप देखें तो ओवरऑल, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ये बताता है कि हमने विविधता को, और हम हर नई चीज को स्वीकार भी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि एक नया हमें जो है कंसेप्ट मिलता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसीलिए जो है जब तक हम ये होता रहेगा, एक बड़ी देखिए, अगर मैं हिंदी बोलता हूं और आप तमिल बोलते हैं और मैं हिंदी के लिए लड़ाई लड़ूंगा और आप तमिल के लिए, तो दो देश बन जाएंगे। मैं तमिल के लिए लड़ाई लड़ूंगा और आप हिंदी के लिए, साथ में रहेंगे और किसी तीसरे की हिम्मत नहीं होगी। ये समझ बहुत जरूरी है, इस समझ को आगे समझाना बहुत जरूरी है आने वाली पीढ़ियों को। शायद यही वजह है कि अब मैं बात लॉजिकल लग रही है, इसलिए बशीर बद्र की एक लाइन भी है कि ये दिल में, जो दिलों में है स्याही उसे मिटा लें। ये एक मुस्लिम लिख रहा है, ये जो दिलों में है स्याही चलो उसे मिटा लें, मैं मनाऊं तेरी ईद तू मेरी दिवाली मना ले। मुस्लिम कह रहा तू, मैं तुम्हारी ईद मनाऊं, मैं तू मेरी दिवाली मना। वो दिवाली एक्चुअली मेरी, मैंने तुम्हें दे दी है, तुम मेरी वाली ईद, तुम्हारी वाली मैं रख रहा हूं। ये कहने का आशय है, ये कहने के तरीके हैं, ये कहने के तरीके जिससे स्ट्रेंथ आता है। और वही उल्टा अगर लड़े,
मुस्लिम ईद के लिए लड़े और हिंदू दिवाली के लिए, तो कहानी दूसरी हो जाएगी। तो ये तरीके पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि हाँ आप कैसे, और इसीलिए कम से कम एक चीज जो इसने इंडिया को बचा के रखा है वो ये स्वीकारता रही है, ये स्वीकारता रही है। और अच्छी बात यह है कि बहुत डीप है, वो इतना डीप रूटेड है कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी बहुत फर्क पड़ा नहीं। कोशिशें हुई हैं, ऐसा नहीं कोशिशें नहीं हुई, लेकिन फिर भी कमोबेश कहानी वही है। तो पहला तो ये है कि आपसे उम्मीद की जाती है, हर साल एक सवाल आता है भारतीय समाज की विविधता में, कि विविधता के क्या घटक हो सकते हैं, विविधता के क्या आयाम है, विविधता में एकता में क्या चुनौती है। तो एक आध सवाल ऐसा रहता है जिससे आपकी ये समझ देखी जाती है। इनफैक्ट ये कहा भी जाता है, बहुत पहले प्रोफेसर अलग ने कहा था, यूपीएससी में रहे हैं वो, कि हम क्या देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स में, कि उनके अंदर भारत कितना है, उनके अंदर भारत कितना, भारत का मतलब पूरे भारत की बात हो रही है, पूरा भारत उनके अंदर कितना निवास करता है, वो कितना जानते हैं अपने प्राकृतिक स्रोतों के बारे में, वो कितना जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, वो कितना एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ उत्तर में बैठे विजयनगर के बारे में पढ़ते हो, और जब हाँ वो दक्षिण में बैठा जो है आगरा और जो है अयोध्या के बारे में पढ़ता है, तो निसंदेह दोनों साथ आते हैं, एक जैसा होने का फील होता है। इसीलिए आप देखें कि इनका महत्व है। तो पहला तो ये टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है। अच्छी बात यह है कि कुछ रटना नहीं होता, बस कुछ बेसिक चीजें वो क्लियर हो जाए, तो जो भी क्वेश्चन आता है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो भारतीय समाज की विविधता, इससे जुड़े हुए कई बार वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं सीधे सीधे सामाजिकरण की प्रक्रिया से, क्योंकि आप कैसे चीजों को समझा रहे हो आने वाली पीढ़ियों को, किन स्रोतों से वो समझ रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले कई वर्षों से दिखाई पड़ रहा है कि एक आधा क्वेश्चन सामाजिकरण की प्रक्रिया इत्यादि पे जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम उसकी बात भी करेंगे कि सामाजिकरण के क्या घटक होते हैं, कैसे आप संस्कृतियों को समझते हैं, और क्या उसके स्रोत हो सकते हैं। तो भारतीय समाज में विविधता, और इसके ऊपर आप जो है आपसे उम्मीद की जाती है कि भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय समाज की विविधता क्या है, और विविधता में एकता क्या है। तो ये एक टॉपिक है। जब मैं भारतीय समाज की विविधता बोल रहा हूं, विशेषताएं उसी में अंतर्निहित है, चाहे तो आप स्लैश विशेषताएं लिख भी सकते हैं। इसके लिए कहां से पढ़ें? एक तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अपने में बहुत बढ़िया स्रोत है। भारतीय समाज करके जो एनसीईआरटी है, क्लास 12th की है या 11th की है, भारतीय समाज उसका नाम है। उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो भारतीय समाज की विशेषताओं पर ही है। इनफैक्ट एक किताब और है, अच्छी किताब है, पतली सी है पर पढ़ने योग्य है, वो है श्यामाचरण दुबे ने वो किताब लिखी है, एससी दुबे ने। उसका नाम है भारतीय समाज, एनबीटी से आती है, नेशनल बुक ट्रस्ट से। 50-60 रुपए की होगी, लेस देन अ कॉस्ट ऑफ कॉफी इन मुखर्जी नगर। हाँ, तो वो जो है 50-60 रुपए की किताब है, लेकिन बड़ी प्यारी किताब। हाँ, थोड़ा मुश्किल है उसको पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ चल रही है। तो भारतीय समाज करके जो किताब है, इसका पहला जो चैप्टर है वो भारतीय समाज के निर्माण को बता रहा है, कि भारतीय समाज का निर्माण कहां कहां से हुआ। हालांकि मैं एक किताब की और को सहारा ले रहा हूं, पर मैं नहीं कह रहा कि किताब वो पढ़िए आप अभी, और उससे बढ़िया मुझे स्रोत दिखा नहीं। इंग्लिश में जरूर एक स्रोत है उसके बराबर, या उसके थोड़ा सा 21। हिंदी में एक किताब लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, संस्कृति के 4 अध्याय, जो शायद भारतीय समाज को समझने उससे बढ़िया ऑथेंटिक सोर्स वो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में, कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी वर्जन है। जो नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, पार्ट ए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, कहीं से अगर भारत एक खोज का पहला हिस्सा मिल जाए, पार्ट ए, तो पार्ट बी सी तो आपका फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन पार्ट ए भारतीय समाज के बारे में बात करता है, भारतीय समाज बना कैसा, एनसीईआरटी में दिखता है। तो आप अगर आपको कहीं से मिल जाए, क्लास 8th में भारत एक खोज एक सप्लीमेंट्री बुक की तरह पढ़ाई जाती है, अगर वो है तो उसका पार्ट ए पढ़ सकते हैं, नहीं तो श्यामाचरण दुबे से आपका काम हो जाएगा, उतना बहुत है, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। तो श्यामाचरण दुबे की किताब भारतीय समाज, उसके पहले 4 चैप्टर आपके काम के हैं, जिसमें पहला है भारतीय समाज, दूसरा विविधता, तीसरा है जाति व्यवस्था इत्यादि पर। तो वो है 3-4 चैप्टर आपके काम के हैं उसमें, अच्छी किताब है वो। बाकी एनसीईआरटी तो है ही है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई, जैसे कई लोग राम आहूजा की बात करते हैं, राम आहूजा की किताब ज्यादा समाजशास्त्री हो जाती है, वो समाजशास्त्र के लिहाज से लिखी गई है। भारतीय समाज करके राम आहूजा की किताब आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसकी उतनी जरूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है, आपके क्वेश्चंस भी वैसे नहीं आ रहे, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल पूछ रहे हो।
तो पहला टॉपिक तो ये है जो आप जिस पे बात कर रहे हो और आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल रहा है। दूसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है महिलाओं से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे एवं महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका, महिलाओं से जुड़े मुद्दे एवं महिला सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका। बड़े अच्छे से देखिए, यहां पर आपसे बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट या जो है नारीवाद की उम्मीद नहीं की जा रही, हालांकि एक फेमिनिस्ट होने में कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहां उम्मीद की जाती है कि आप उन मूल कारणों को जानते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने आपको पीछे एक आध बार एग्जाम्पल भी दिया है कि अभी एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन एंड वुमेन, उसने ये चिन्हित किया कि भारत में महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा है लोगों की घूरने की प्रवृत्ति, वोयरिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में, घूरने की प्रवृत्ति। उससे जो असुरक्षा क्रिएट होती है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसकी जो स्वीकार्यता है कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमें और आपको शायद उतना महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप जाएं धरातलीय स्तर पे तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और ये बड़ा अजीब है कि महिलाओं को एक तो जन्म देने को ही लेकर आप देखिए, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, इन सब क्षेत्रों में 2011 के सेंसस में बच्चों का सेक्स रेशियो तो 911 तक चला गया। 911 प्रति 1000 बच्चों पर सिर्फ 911 बच्चियां। साफ साफ दिखता है कि सेक्स अबॉर्शंस हो रहे हैं, सेक्स सिलेक्शन किया जा रहा है तकनीक का दुरुपयोग करके, और सेक्स बेस्ड अबॉर्शंस हो रहे हैं। इसलिए इस बार की इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, कैसे दक्षिण में तमिलनाडु में एक जिले में जहां ये सेक्स अबॉर्शंस ज्यादा हो रहे थे, वहां एक नई रणनीति अपनाई गई। जब मैं टॉपिक में आऊंगा तो उससे थोड़ी बात करूंगा। तो एक तो उसे आप जन्म नहीं देने देते हो, अगर जन्म ले लिया तो वो स्कूल नहीं जाती है, स्कूल जा रही तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट क्लास 6 के बाद होता है। बच्चियां, ज्यादातर बच्चियां क्लास 6 के बाद स्कूल कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे नहीं जाती हैं। नाम लिखा होता है बट वो रेगुलर बेसिस पे स्कूल नहीं जाती है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण असुरक्षा की भावना, और दूसरा कारण है शौचालय इत्यादि का ना होना। और ये बहुत चिंता की बात है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड बताता है यूपी में, यूपी देखिए, मैं किसी राज्य को नहीं कर रहा, पर चूंकि डेटा वहां से था, मैं भी उसी राज्य से हूं, तो यूपी में 42% महिलाएं तब वेंडलाइज हुई थी जब वो ओपन डिफिकेशन के लिए गई थी। तो ये डेटा बहुत चौंकाने वाला है। तो ऐसे में अब स्कूल में अगर स्कूल में शौचालय परिसर ना हो बच्चियों के लिए, तो इसलिए देखिए आप जब भी डेटा देखते हो तो आपको वुमेन टॉयलेट को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि देखने में बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन अगर टॉयलेट्स वगैरह नहीं है या उनके पास सैनिटरी टॉवल फैसिलिटी नहीं है तो वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। और स्कूल जाना बंद करने का मतलब फिर क्या हुआ, संभावना बदल गई कि नहीं? घर पे बैठे बेटा जरा खाना ही बना लो, आज यही काम कर लो, और वहीं से ट्रैक बदलना शुरू हो जाता है, ट्रैक बदलना शुरू हो जाता है। तो ये इसको बहुत सारी रिपोर्ट्स तरफ इशारा करें। एक तो स्कूल नहीं जा रही, अगर जा रही है तो ड्रॉप आउट है। 60% से ज्यादा ड्रॉप आउट दिखाई पड़ता है कि वो स्कूल अटेंडेंस में ड्रॉप आउट है, और 20% तक तो करीब स्कूल जा ही नहीं रही, छोड़ ही देती पढ़ाई। और जो स्कूल जा भी रही वो रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रही, सिर्फ एग्जाम देने जा रही। जब एग्जाम देने जा रही तो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि में उनकी संभावना कम हो जाएगी। स्टेम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह में। तो ये अगर आप देखो तो एक चुनौती दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से शिक्षा में दिक्कत है। फिर स्वास्थ्य की दिक्कत है। स्वास्थ्य की दिक्कत यह है कि जो है आप देखें तो बहुत सारे अभी भी केरल सबसे अच्छा स्वास्थ्य में माना जाता है। केरल में भी यह देखा जा रहा है कि संस्थागत प्रसव अभी भी पूरा नहीं हो पाया है 100%। वो प्रेगनेंसी के लिए, जो डिलीवरी के लिए वहां नहीं जा पा रही हैं, और वो आज भी रोटा वायरस इन्फेक्शन इतना बड़ा इश्यू है। मुझे बहुत खुशी है, इस बार के मेंस में तो शायद सवाल भी अब रहेगा ही कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर हमने एक, कम से कम हमारी एक माननीय सांसदा ने इसमें बात की है, सुधा मूर्ति जी ने, तो शायद अब इस तरफ दृष्टिकोण बढ़े। सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है वैक्सीनेशन के माध्यम से, उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। तो ये उनके स्वास्थ्य को लेकर, रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य को लेकर
एक तो जल्दी विवाह हो जाता है। भारत में 19 से लेकर 30 वर्ष के बीच में जितनी महिलाएं कंसीव करती हैं, गर्भवती होती हैं, उसमें से 60% इनवॉलंटरी कंसीविंग है। मतलब वो नहीं चाहती थी, पर चूंकि उनके पास कंट्रासेप्टिव्स नहीं है, जानकारी नहीं है, इन सब के कारण ये हो रहा है। और उससे जाहिर सी बात है, न सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही, उनकी जीवन चीजें भी। इसको एक नाम दिया था, एक लैटिन अमेरिकन फेमिनिस्ट ने नाम दिया है कि ये मातृत्व पेनल्टी है, क्योंकि वही सक्षम है बच्चे को जन्म देने में, तो एक पेनल्टी की तरह काम। फिर केयर इंडस्ट्री की आप बात करते ही हो, बहुत सारा उनको वो जो काम कर रही, तो सुबह शाम तक काम करती हैं और दिन भर करती क्या हो, दिन भर करती क्या। तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं महिलाओं की, और मैं जब महिलाओं की बात कर रहा हूं तो आप इसको वैसे भी देखें कि किसी भी देश की ओवरऑल प्रगति के लिए, इसलिए कहा जा रहा है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की जरूरत है। इस बार काफी फोकस है इस चीज पर, वुमेन लेड डेवलपमेंट की। महिलाएं केंद्र में रहे, उनको भी कंसीडर करना होगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते, आपकी अर्थव्यवस्था या आपका ओवरऑल समाज बहुत आगे नहीं ले जा सकता। और इसमें कहीं दो मत नहीं है, ये लाइन 100% सही है। इसे इतिहासकारों से मुझे ये ऑब्जेक्शन भी है। आप इतिहास में पढ़ते हो, आपने कभी सोचा बंगाल में ही राष्ट्रवाद क्यों पलपा? राष्ट्रवाद बंगाल में ज्यादा क्यों? ज्यादा शिक्षा वहां थी। और कोई? बंगाल में ही राष्ट्रवाद क्यों? बंगाल और कुछ हद तक पंजाब, यही राष्ट्रवाद क्यों जी? समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय। देखिए, इसीलिए क्या पढ़ाया जाना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे देखे इसके कारण एक और भी, मैं अपना तर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताइए आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप सभी जानते हो, किस लिए जाने जाते हैं? वो विधवा पुनर्विवाह, और वो पेशे से स्कूल इंस्पेक्टर थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो उनका एक लक्ष्य भी था, अपने साथ उन्होंने एक लक्ष्य शुरू किया था, और वो लक्ष्य ये था कि वो जहां जहां स्कूलों में जाते थे वो कोशिश कर रहे थे ऐसे बच्चों को चिन्हित करने को जिनमें संभावनाएं हैं। और इसी उद्देश्य के साथ करीब 30-35 बच्चियों के साथ बैतूल कॉलेज शुरू किया गया। आप जानते हो कादम्बनी बोस या कादम्बनी गांगुली जिनको आप बाद में बोलते हो, वो पहली ग्रेजुएट बनी। इन 30 बच्चियों ने आगे 300 बच्चियों को पढ़ाया, इन 300 ने आगे 3000 बच्चियों को। यह कहानी शुरू होती है 1868 के आसपास, और 1900 तक आते आते हजारों की तादाद में महिलाएं ग्रेजुएट थीं और उनको राष्ट्रवाद पता था। अब जब ये महिलाएं मां बनती हैं और बच्चे का बटन लगाते हुए जब अमार सुनार बंगाल बोलेंगी, तब राष्ट्रवाद आता है। इसीलिए बहुत फेमस कोट, जब मां पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरी पीढ़ी पढ़ती है। तो महिलाओं की शिक्षा को अब आई होप आप अंदाजा लगा सकते, पता नहीं इतिहासकारों ने इसकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि जब मां राष्ट्रवाद की बात करेगी, उसे खुद समझ है राष्ट्रवाद की, और जब वो बच्चे को गाना सुनाते हुए राष्ट्रवाद का गाना सुना रही, वंदे मातरम और इस तरह की चीजें, तो वो जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो दूसरी तरह का होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। पता नहीं आपने इस तरह से देखा कि नहीं, और ये मैंने कोई हवा में बात नहीं की है, इस पे पर्सपेक्टिव्स भी हैं, लोग लिख रहे हैं। इतनी सारी बातें महात्मा गांधी जी के बारे में करते हैं, कस्तूरबा गांधी की बात कौन करेगा? अब जाके एक किताब आई है बाईज क्राइंग, मतलब कस्तूरबा गांधी रो रही है कि भाई हम भी थे, हमें भी कंसीडर कर लो, हमारा भी महत्व रहा है। सो बाईज क्राइंग उस पर जो है कि, तो मोटा पोइट्री है एक्चुअली, ये पोइट्री के फॉर्म में है। तो सवाल ये भी है कि हम कितना इस तरीके से देख रहे हैं महिलाओं का मुद्दा। देखिए, ये कई लोग, विशेषकर जो अगर हम कहें तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, दोनों में ही है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को लिए जो किया जा रहा है वो राजनीतिक ज्यादा है, या यूं कहें कि बेमतलब की फालतू की बातें ज्यादा हैं। वो कन्विंस नहीं है इस आइडिया से। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। देखिए, आपको ये समझना चाहिए, चॉइसेस उनके पास हों, बाकी उनकी मर्जी हो, ऐसा ये कहना गलत होगा कि महिलाएं सरकार जब दफ्तरों में काम करेंगी तभी ठीक, पर उसकी चॉइस होनी चाहिए कि नहीं मुझे घर में खाना बनाना है। इंपोज्ड नहीं होना चाहिए। अगर इंपोज्ड है तो गड़बड़, चॉइस है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो आगे समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप देख रहे हो एसेज भी आते हैं इस पे,
निबंध वगैरह भी आता है, तो थोड़ा देखेंगे क्या आपसे क्या उम्मीद की जाती है। बहुत ज्यादा आपको पहले पितृसत्तात्मकता के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, उसके क्या प्रभाव है पता होना चाहिए, और ज्यादा फोकस होना चाहिए क्या किया जा रहा है, कौन सी स्कीम्स पॉलिसीज और उन स्कीमों में क्या गुणदोष हैं, क्या मुख्य बातें हैं। तो वो एक जहां पे आपके पास होना चाहिए। जैसे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में सोशल सेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें उन्होंने अच्छा किया, एक लिस्ट दे दी है, पूरा एक अलग से टॉपिक निकाला है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके, कि वो कह रहे हैं वो भी कि विकास बिना महिलाओं के भागीदारी के संभव नहीं है। तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से चीजों को एक ध्यान रखा है। हम भी इसकी बात करेंगे कि हाँ क्या क्या किया जा रहा है, क्या कौन कौन सी मुख्य स्कीम है, यहाँ पे थोड़ा उन रेफरेंसेस को भी यूज करेंगे। और इन सब के लिए सबसे अच्छा स्रोत है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, जहां पर आपको सारी स्कीम एक जगह पे मिल जाएंगी। बाकी जो क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है वो बहुत है, मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई जाके फेमिनिस्ट की किताब पढ़िए, उसकी जरूरत नहीं है। बट हाँ ये जरूर है कि थोड़ा आप पर्सपेक्टिव अपना बनाइए, अपना दृष्टिकोण बनाइए, और साथ ही जो मुख्य स्कीम्स हैं पॉलिसीज हैं, महिला संगठनों की भूमिका, जैसे स्वयं सहायता समूह है, या जो है आप देख रहे हो सेवा ने जो काम किया, अभी गुलाबी गैंग कुछ भी हो, पता नहीं आप जानते हो गुलाबी गैंग के बारे में, उस इलाके में कोई भी घरेलू हिंसा नहीं कर सकता। अगर कोई हजरत पिटाई करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, तो महिला को सिर्फ फोन करके बताना होता है, और अगले दिन बहुत सारी महिलाएं ग्रुप में आती है और झाड़ू से उसकी पिटाई होती है, हस्बैंड की चौराहे पे झाड़ू से पिटाई होती है, और फोटो और आता है लोकल न्यूज़पेपर में, रही सही इज्जत अगले दिन खत्म हो जाएगी। वो इसलिए उस इलाके में बाकी सारी कुरीतियां हो सकती हैं, बुंदेलखंड के उस क्षेत्र में जहां ऑपरेटिव है, लेकिन वहां घरेलू हिंसा नहीं होती। तो ये सब चीजें, इनफैक्ट मुझे लग रहा है, जैसे जैसे मैं अभी पीछे बोल भी रहा था कहीं पे, कि ये जो नया तरीका है सिनेमा का, जिसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कह रहे हो, इसमें मैं देख रहा हूँ जैसे पंचायत है, गुल्लक है, ये सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा रहा है उस तरफ। ये चीजें और लोगों को पता चलेंगी कि हाँ ये सब भी हो रहा है। तो स्वयं सेवा है, बहुत बड़ा ग्रुप है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, तो महिला संगठन क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, कहाँ खड़े हैं हम, और क्या और होना चाहिए। तो इस पे ज्यादा फोकस दूसरे वाले पे ज्यादा, जो समाधान की तरफ है। वो इस बात से आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि आप नारीवाद को कितना समझते हो, बट उनका दृष्टिकोण ये है कि आप महिलाओं की समस्याओं को ठीक ठीक देख पाते हो कि नहीं, और आप जानते हो कि इसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या होना जरूरी है। सब कुछ जो होना जरूरी भी पूरा किया नहीं गया, तो क्या किया जा रहा है और क्या और होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा है जो बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक के रूप में आपके सिलेबस में है। अगला जो टॉपिक है, तो इसके लिए मैं स्रोत बता रहा हूं आपको कि महिला बाल विकास मंत्रालय का वेबसाइट, या आप चाहें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो सोशल सेक्टर वाला चैप्टर आता है उस पे भी आपको स्कीम्स मिल जाती है हमेशा, महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है। उतना बहुत है। बाकी कोई किताब पढ़ने चलेंगे तो उसमें फालतू की बातें ज्यादा रहेंगी, काम की बातें जो आपके एग्जाम के लिहाज से वो कम दिखाई पड़ते हैं। अब उसमें कई बहुत सारे नारीवाद के सिद्धांत दे दिए, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी उतनी जरूरत नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है बड़ी स्पेसिफिक है। अगला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जो आपके पेपर 1 में है, वो है गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे। गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, यहां मैं आपको बताऊंगा मैं अपने आप को गरीब मास्टर क्यों कहता हूं। गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, क्योंकि गरीबी अपने आप में भी, और देखिए गरीबी के 3 आयाम होते हैं। गरीबी का मतलब सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, गरीबी के मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन से उसको देखा जाता है। और वो क्या है, गरीबी का मापन कैसे होता है, क्या प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों का इसमें हम विवरण देखेंगे कि गरीबी और उससे जुड़े मुद्दे क्या हैं। विकासात्मक मुद्दों में देखा जाता है कि डेवलपमेंट को लेके क्या आपका अप्रोच है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण का इत्यादि इत्यादि। हमारा डेवलपमेंट का अप्रोच 2 चीजों पर बटा हुआ है। एक तरफ तो हम लक्षित सहायता करते हैं, और दूसरी तरफ हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सकारात्मक परिस्थिति बने जो विकास को प्रोत्साहित करता हो। अगला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो आपके सिलेबस में जनसंख्या संबंधी मुद्दे। जनसंख्या संबंधी मुद्दे, जनसंख्या संबंधी मुद्दे। तो विश्व में हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। दुनिया की पॉपुलेशन देख लीजिए, भारत की पॉपुलेशन, हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। यू मे टेक प्राइड इनटू दिस। हर 6वां व्यक्ति भारतीय है विश्व में, एक बात। और दूसरी बात यह कि भारत
विश्व में पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाई, और पहला देश जनसंख्या में। कुछ तो गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाने वाला पहला देश इस समय नंबर 1 पर है जनसंख्या में। समझेंगे क्या गलतियां हुई, कैसे उसको ठीक किया गया, जनसंख्या नीति में क्या गुण दोष रहे, तो सवाल इस पे आ रहे हैं, जहां पे सीधे सीधे जनसंख्या नीति नहीं पूछ रहे, लेकिन यहां जो आपकी समझ होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। जनसंख्या में हम ये भी समझेंगे कि जनसंख्या के कारण उसकी जो बेसिक परिभाषाएं हैं कि भाई टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है, क्या आशय है, सीबीआर, क्रूड बर्थ रेट, सीडीआर, प्रवसन के क्या कारण है, इन सब चीजों को यहाँ जनसंख्या संबंधी मुद्दों में देखा जाएगा। अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए कहां से पढ़ें, कोई भी बेसिक किताब, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी ने भी इस पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या जो आपको नोट्स दिए गए आप वहां से भी देख सकते हो, या ज्योग्राफी कोई किताब हो वहां से भी देखा जा सकता है। तीनों ही चीजें वहां पर हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं फिर कहूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी स्पेसिफिक है। यहाँ पे 2-3 सिद्धांत की हम बात करेंगे, जैसे एक भूख का भूगोल एक बहुत चर्चित सिद्धांत है जो ठीक ठीक समझाता है कि गरीबी और जनसंख्या में क्या सह संबंध है। तो वो सब बातें हैं। तो आप क्लासरूम मटेरियल को भी अगर आधार बनाते हो तो भी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप कुछ एक फैक्ट्स बाद में उसमें ऐड कर सको। अगला जो है जिस पे आपकी बात करनी है या बात, वो है शहरीकरण से जुड़े मुद्दे। शहरीकरण से जुड़े मुद्दे, शहरीकरण से जुड़े मुद्दे। तो अब देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? 382। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व ऑफिशियली 13,000, बट अनऑफिशियली आंकड़ा 20 के ऊपर है, 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर। सोचिए, 13,000 बनाम 300। कभी राजीव चौक आइए, वो मुझे राजीव चौक ऑफिस टाइम में याद दिलाता है कि डार्विन ऐसी किसी यहां पे रहे होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं तो अपने आप को लूज छोड़ देता हूं, ले चलो भाई, बस डायरेक्शन बताता हूं, अपने साथ ले जाते हैं, अपने साथ उतार लाते हैं। मैं एनर्जी सेविंग मोड पे रहता हूं, बस आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है बस, बाकी वो साथ में उतार चढ़ा लेंगे, साथ में उतार लाएंगे, है ना, उतार के बाकायदा छोड़ाएंगे गेट तक, आपको चिंता नहीं करनी है ना। सो वो एक लेकिन बताता है कि हाँ, जो अभी अगर आप देखें बेंगलोर में जो हुआ पानी की क्राइसिस, वो बता रही कि शहरीकरण छद्म शहरीकरण है और इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जो हम देख रहे हैं नई तरह की आपदाएं आ रही, मैं उस पर जाहिर सी बात है नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा संवेदनशील मुद्दा और मैटर सब जुडिस भी है, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप सिस्टम में जाओगे कि जब मामला बहुत संवेदनशील और सब जुडिस हो तो उसको उदाहरण हो भी तो भी नहीं बोला जाता है। आप इतना बोल के भी निकल जाते हो कि हाँ सब जुडिस से मामला विवेकाधीन है, कोर्ट में तो मेरा बोलना ठीक नहीं है। पर जैसा भी है, ये सब चुनौतियां तो ही हैं, बता तो रही हैं कि शहरीकरण पर हमें नए सिरे से सोचना होगा। जिस तरह से शहरीकरण की समस्या है, इस पर हमें नए सिरे से सोचना होगा, क्या करने की जरूरत है, क्या किया जा रहा है, और शायद जो किया जा रहा है वो पूरा नहीं पड़ रहा। और भारत में जो शहर हैं, ऐसा क्यों, और शहरों में दिक्कत यह है कि मैंने आपसे पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया हो, विरोधाभास कहाँ है, आप भी यूपी के, मैं भी यूपी के, हम दोनों दिल्ली में कर क्या रहे, हम दिल्ली में क्यों हैं? अधिकांश लोग बिहार के हैं, यूपी के हैं, कुछ जो राजस्थान से, हरियाणा से हैं, तो मेरठ क्यों नहीं, मेरठ क्यों नहीं, कनेक्टिंग लिंक हो सकता है, या मेरा घर क्यों नहीं, मेरा गांव भी तो बढ़िया जगह है, बिल्कुल नदी के किनारे है, और जो है प्राकृतिक, सुबह उठ के दंगल हो, दोपहर में क्लास हो, कितना बढ़िया है ना। लेकिन नहीं, ज्यादा इमोशनल मत होइए अभी, खैर सिर्फ चले बोलने से काम नहीं चलना होगा, उस तरह की नीतियां बननी होंगी, उस तरह की नीतियां बननी होंगी। इसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहा जा रहा है। समय आ गया है, जब भी आप शहरों में बात करते हैं, आपको कुछ शब्द, हर टॉपिक में आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा कि ये दिखने चाहिए आंसर में, ये 7-8 कीवर्ड्स दिखने चाहिए, क्योंकि देखिए उस समय बहुत सोच पाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जब आप मेंस लिखने चलोगे, ऐसे लगता है कि हम बढ़िया सोच लेंगे, बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, बढ़िया कंक्लूजन लिख, उसमें सब गायब हो जाता है, इतना, क्योंकि इतना ज्यादा आपको करना होता है क्वेश्चंस और फोकस। तो ऐसे में आपके पास पहले से रेडीमेड कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे शहरीकरण की कोई भी समस्या, उसका एक निदान तो है ये रामबाण, वो है विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कि आप शहरों से दूर चीजों को प्लान करें। अब जो भी प्लानिंग करें वो शहरों से दूर ऐसा करें जहां गांव के आसपास चीजें विकसित हो रही हो।
तो उसको प्रमोशन दें। इसको विकेंद्रीकृत प्लानिंग कहा जा रहा है। तो मोटा मोटा जो है इस पे क्या इसके डायमेंशंस, इस पे बात होगी। तो शहरीकरण से जुड़े मुद्दों में हर साल एक सवाल आता है। देखिए, जनसंख्या में हर साल आया हो जरूरी नहीं है, लेकिन शहरीकरण से, महिलाओं से और विविधता से हर साल एक आध सवाल अनिवार्य रूप से आता है। और शहरीकरण में ज्यादातर वो क्या करते हैं, जो उस समय की समस्या रहती है उस पर फोकस करते हैं। ट्रैफिक की समस्या, जल भंडारण, जल की समस्या, या जो है सीवेज लाइन की समस्या, इस तरह की चीजों को वो चिन्हित करते हैं जो भी उस समय कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे होते हैं। जैसे इस बार के लिए मुझे लगता है बैंगलोर की जो वाटर क्राइसिस रही है उस पे जरूर कुछ ना कुछ पूछेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसका कुछ समाधान बताएं कि क्या तरीका हो सकता है इसका। तो शहरीकरण से जुड़े मुद्दे, इसके लिए कौन सा स्रोत इस्तेमाल करें, मैं क्लास में तो बात करूंगा ही, लेकिन अगर आप चाहें तो इंडिया ईयरबुक में शहरीकरण पर एक अलग से चैप्टर होता है। वो बड़ा अच्छा स्रोत है, एक जहां पर सारी चीजें लिखी होती हैं। इंडिया ईयरबुक आप जानते हो, इंडिया ईयरबुक में शहरीकरण का एक अलग से चैप्टर होता है कि शहरीकरण में क्या, नियोजन में क्या क्या किया जा रहा है। उसमें आपको सब मिल जाएगा। अमृत क्या है, जेएनयूएनआरएम क्या था, ये जो है हमने जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके क्या घटक हैं, क्या क्या किया गया है, ये सारी बातें एक जगह। हालांकि क्लास में सारी बातें कर लेंगे, लेकिन फिर भी मतलब वो एक अच्छा स्रोत है। अगला जो टॉपिक है जिससे वो हर साल सवाल पूछ रहे हैं, और बहुत आसान टॉपिक है, एक तरह से सीधा सीधा फुल टॉस बॉल जैसा है कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और आपको जवाब देना होता है, एक एल्गोरिथम है बस। और वो है वैश्वीकरण से जुड़े, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो अगला जो टॉपिक है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। इनफैक्ट देखिए यहां पे एक अच्छा शब्द सिद्धि ने पूछा है, एक शब्द आया था सन मेटा प्रेफरेंस। इकोनॉमिक सर्वे ने 2016 में इस शब्द को इस्तेमाल किया था। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब बच्चे को वरीयता देना। वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों ये सेक्स रेशियो, तुमको बताएंगे भी। एक ग्लास सीलिंग है, आपको दिखता नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए एक छत है ऐसी ग्लास की बनी हुई, जहां पर उनका विकास जाकर रुक जाता है। इसको ग्लास सीलिंग बोलते हैं, ग्लास सीलिंग। इनफैक्ट इसलिए मैं देख रहा हूं आईपीएल का जो नया ऐड आ रहा है अच्छा है, क्योंकि शायद आईपीएल अब मिक्स होने वाला है। वो शायद अगला उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि मेल फीमेल्स को मिला के आईपीएल कराएंगे। तो उसमें यही है कि उसका एडवर्टीजमेंट ही ऐसे आ रहा है कि मिताली राज हिट कर रही है 6, और वो कोई सीलिंग है वो टूट रही है। वो बॉलर मेल है, उसने बॉल किया है, मिताली राज ने 6 हिट किया है, और वो जो ग्लास की सीलिंग है वो टूट रही है। तो बड़ा अच्छा लगा कि जिसने भी सोचा। अब ये देखिए वही है कि वो जो आपका दिमाग नहीं जाता वो चीज नहीं पढ़ पाता। अब जिसको पता है ग्लास सीलिंग, उसको समझ में आ गया कि ये इशारा क्या है। तो दुनिया में कहा जा रहा है सन मेटा प्रेफरेंसेस होना, ग्लास सीलिंग होना, कि एक पॉइंट के बाद महिलाओं के विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं विभिन्न कारणों से। तो ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसको किया जाता है। हम आएंगे टॉपिक्स पे तो करेंगे भी कि इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करिए। जैसे महिला का कोई मुद्दा हो तो ग्लास सीलिंग कंक्लूजन में लिखा जा सकता है, किस तरीके से तथाकथित ग्लास सीलिंग को तोड़ा जा सकता है ताकि संभावनाओं को बराबर किया जा सके। ये सब आंसर लिखते हैं, इस तरह से आंसर लिखने का तरीका होता है। तो मोटा मोटा ये बात रही कि हाँ, जब हम बात करते हैं कि क्या, अब अगला जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण से जुड़े, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। अब देखिए दुनिया बदल रही है, वैश्वीकरण आप ही, मैंने आपको पहले बताया कि हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, संस्कृति तो खत्म हो गई। मैंने शायद आपको अपना एग्जाम्पल भी बताया हो कि मेरे साथ, और कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, हम लोग डीडीएलजी देखने गए थे पेरेंट्स के साथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हमें बड़ी अच्छी लगी मूवी, वो शाहरुख एक हीरो की तरह, और वो नया एक चार्म उसका। और पेरेंट्स डरे हुए कि कैसी मूवी है, बच्चे खराब हो जाएंगे, क्योंकि उस मूवी में माँ खुद बच्ची से कहती घर से भाग जाओ। अब पेरेंट्स चिंतित हैं कि जो है ना ये कैसे, ऐसे तो बच्चे खराब हो जाएंगे। हम लोग को बड़ा मजा आया, और एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ जब मैं मूवी देखने गया बेफिक्रे। मैं सोचा ये कैसी मूवी है, मतलब तब मुझे मेरे दिमाग में वैसा, अच्छा भाई जनरेशन, एक पीढ़ी निकल गई। अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एक पीढ़ी निकल गई। मैं उस वाली पीढ़ी पे, उस पायदान पे आ गया हूं शायद, जहां पर बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। जब मैं और अच्छा, मजेदार बात है, प्रोडक्शन हाउस दोनों का एक ही था। तो जो है ये स्वाभाविक है, होता है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से कहती है, और मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने कहा होगा, और ऐसा अरिस्टोटल के समय से होता रहा है।
जैसे अभी देखिए इकोनॉमिक सर्वे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जनरेशन गैप को भूल गए, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है आपके लिए जो मुझे लगता है अच्छा शब्द नहीं है, कि ये पीढ़ी एनक्शियस जनरेशन है, बहुत बेचैन रहती है। तो मैम, हालांकि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मिलता जरूर पूछता है कि सर ऐसा भी मत कहिए, हम सभी एनक्शियस थे अपने अपने जनरेशन में, अपने पीछे वाली जनरेशन के लिए। तो उन्होंने यूज किया, हाँ एक शब्द मैं मानता हूं जो उन्होंने यूज किया, उन्होंने इसे कि डूम स्क्रोलिंग जो है इसको रोकना होगा। जो लगातार डूम स्क्रॉलिंग, उन्होंने शब्द, मैं ऐसे बोल रहा था तो आप हंसते थे, उसके लिए आधिकारिक शब्द आया डूम स्क्रॉलिंग। कि डूम स्क्रॉलिंग, डूम का मतलब कुछ खत्म होने के लिए बोला जाता है, तो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है घंटे हो गए, वो अच्छी बात नहीं है, वो रुकना चाहिए। दैट आई एग्री। अब तो सेंसर्स आने चाहिए कि हाँ एक आध मिनट के बाद मोबाइल झटका दे या खुद बोले उल्टा सीधा, जाके पढ़ ले, है ना। एआई से हो सकता है ये, आई एम नॉट किडिंग, कि पिताजी की आवाज में आवाज है जाके पढ़, है ना। 10, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल संभव, एक ऐप बनाना है इसके लिए बस, कि हर 10 मिनट बाद, जैसे अगर आप 10 मिनट लगातार रील देख रहे हो तो आवाज आ रही है पिताजी, और वो आवाज पिताजी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाँ कस के आवाज आ जाएगा पढ़ो, है ना। तो शायद थोड़ा डर लगे, खैर जो भी है। पर ये एक वैश्वीकरण से समाज बदलता है, इसमें कहीं दो नहीं, बदला भी है। पर क्या वैश्वीकरण से सब समाज एक जैसे हो गए? नहीं, इनफैक्ट फर्क है। मैंने बिल्कुल जाहिर होता हर जनरेशन में, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे हमेशा ध्यान रहता है, और उससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। मेरे एक सीनियर ने एक बार मुझसे कहा था, वो यहाँ नहीं कहीं और की बात है, वो थोड़ा नाराज दिख रहे थे, शायद आपको बताया भी, बहुत नाराज थे। मैंने क्या हुआ सर, बड़े नाराज दिख रहे हो, आजकल बच्चे बहुत बदतमीज हो गए। क्या हुआ बताओ, मैं इतनी देर से वहां लिफ्ट में था, उस बच्चे ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैंने कहा सर छोड़ो, इस उम्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, इस उम्र में कैरियर की समस्या है, रिश्तों की समस्या है, एक दिक्कत हो सकता है उसने ध्यान भी ना दियो। हर एक उम्र के फितूर अलग होते हैं, आपने लाइन सुनी होगी कि हर एक उम्र के फितूर हैं जुदा, कभी खिलौने, कभी माशूका, कभी रुतबा, कभी खुदा। तो हर एक एज के अपने अपने होते हैं। बचपन में जो खिलौने में था, तो जाहिर सी बात है वो हर एक एज का अलग अलग होता है। बचपन में खिलौने कहाँ चले गए, जिसके लिए लड़ाई कर ली थी, चोरी की थी एक दूसरे की, वो अब इस समय आप दूसरे फेज में, वो फिर तीसरा रुतबे का आएगा, चौथा फिर आता है कि खुदा है कि नहीं, और ये सब। तो हर एक उम्र के अपने फितूर होते हैं। खैर जो भी है, बट मैंने कहा सर जाने दो, बच्चा उसने नहीं नोटिस किया होगा, आप बड़े, नहीं नहीं हम तो अपने टीचर को देख के बिल्कुल साष्टांग हो जाते थे, ये वो। जब मुझे लगा नहीं मानेंगे, तो मैंने कहा सर आपके मास्टर अपने जमाने में टीचर इतना कमाते नहीं थे, आप भी साइकिल पे आओ, फ्री में पढ़ाओ, अभी देखिए साष्टांग होते हैं कि नहीं। आपको दोनों दुनिया के बेनिफिट्स चाहिए, बढ़िया कार भी चलानी है, बढ़िया लाइफस्टाइल भी जीनी है, और आपको पूरा रिस्पेक्ट भी चाहिए पुराने जमाने वाला। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा आपको देख, मैं इसलिए मानता हूं कि मैंने कहा आपको देख के उसने सिगरेट छुपा दी, ये बहुत बड़ा एहसान है। फेंकने की उम्मीद मत करिएगा कि वो फेंक देगा, ये बहुत बड़ा एहसान है कि अभी थोड़ी वो इज्जत बची हुई है, नहीं तो हो सकता है कहता सुनील आप भी लोगे, ना मैं मेंटली तैयार हूं कि कोई दिन कोई आके मुझसे बोलेगा मिस्टर सुनील कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी नहीं आया, थैंकफुली नहीं आया, बट वो कोई दिन जा रहा है कि somebody will come and start from मिस्टर सुनील may I talk to you, I should be mentally prepared for it। चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। अब इसमें ये मैं इस तरह से सोचूं कि नहीं नहीं हम तो शिक्षकों, वो अलग दौर था, ये अलग दौर है, और दोनों के सम्मान करने के तरीके अलग हैं। आपका सम्मान बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप अगर सम्मान करते हो तो करते हो, नहीं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं करते हो, ये मुझे अच्छा भी लगता है। तो आपके लिए जज करना बहुत आसान है कि ये बच्चा मुझे रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। आप नहीं करते तो चुपचाप निकल जाते, नमस्ते भी नहीं करते। कम से कम आप इस हिसाब से हिपोक्रेट तो नहीं हो कि मन में गाली दे रहे हो पैर छू रहे हैं, उससे तो बेहतर ही है कि आप ना ही नमस्ते करो, कम से कम प्रेडिक्टेबिलिटी तो रहेगी। तो वैश्वीकरण ने समाज को बदला, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। आप सोचिए 1990 से पहले अगर कार खरीदनी थी तो क्या ही ऑप्शन था, वही ले दे के एम्बेसडर फिएट, इस एम्बेसडर को खरीद लो, ये इस एम्बेसडर को खरीद लो। एक तो बिल्कुल उल्टा बाथटब, और उस पर भी इतना ज्यादा स्वैग, यू नो। सो जो है आपके पास देखिए कितने बेहतर विकल्प आ गए, कितने मॉडल्स आ गए। तो हर साल वो एक सवाल पूछते हैं कि वैश्वीकरण का महिलाओं पे क्या प्रभाव रहा, बुजुर्गों पे क्या प्रभाव, बच्चों पे क्या प्रभाव, इत्यादि इत्यादि। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपको लगता है कि वैश्वीकरण से संस्कृति समांगीकृत हुई है या नहीं हुई है। तो उसमें एक थ्योरी है यान टेलर की, उसका हम यूज करेंगे। इस सोर्स के लिए मैं कहूंगा आप सिर्फ क्लासरूम की चीजों को ही फोकस करें, क्योंकि इसका यान टेलर की किताब पढ़ने का तो कोई तुक नहीं है। हाँ,
इग्नू ने जरूर एक जहां लिखा है वैश्वीकरण और भारतीय समाज पर प्रभाव, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत स्कॉलरली है, बहुत स्कॉलरली, इसमें बहुत सारे राइटर्स और इन सबों के नाम हैं, तो शायद आपकी उतनी आवश्यकता है नहीं, आपसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद की जा रही है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिससे आपके सवाल आसानी से हो जाते हैं, इसमें कुछ बहुत करना नहीं, वही 4 चीजें मैं बताऊंगा कि क्या क्या है जो इसमें कंसीडर करना है। अगला जो टॉपिक है जिसपे जो आपके सिलेबस में है वो है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, एवं धर्मनिरपेक्ष। जिसने भी सोचा होगा बड़े अच्छे सोचा हुआ, क्योंकि इन दोनों का आंसर धर्मनिरपेक्षता है। सांप्रदायिकता ये नहीं है कि मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूं, मैं अपने, देखिए सांप्रदायिक होना और नास्तिक होना दो अलग अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति पूरा आस्तिक हो सकता है और फिर भी धर्मनिरपेक्ष हो, जैसे कि महात्मा गांधी, और कोई व्यक्ति पूरा नास्तिक हो सकता है फिर भी सांप्रदायिक हो सकता है, जैसे कि जिन्ना। जिन्ना व्यक्तिगत स्तर पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, उनकी सिस्टर ने जिन्ना की बायोग्राफी लिखी है जिसमें जिन्ना ने खुद एक्सेप्ट किया है, उस लेटर का हवाला भी है कि जिन्ना पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उनसे कहीं ज्यादा थे खान अब्दुल गफ्फार खान, 5 वक्त के नमाजी थे, वो अलग बात हो गई। लेकिन जो है अगर हम बात करें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप धार्मिक होना, आस्तिक नास्तिक होना व्यक्तिगत चीज है, आस्तिक नास्तिक होना व्यक्तिगत चीज है, सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता अलग चीज है। ऐसी अगर मैं अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा की बात करूं तो वो क्षेत्रवाद नहीं है। क्षेत्रवाद तब होता है जब मैं दूसरों के प्रति नकारात्मक हो जाऊं, तो वो समझेंगे कि क्या है, उससे क्या चुनौती, यहीं पर थोड़ा धर्म क्या है, उसके धार्मिकता कहां से आती है, उसके क्या घटक होते हैं। तो इस टॉपिक में पहले धर्म क्या, क्षेत्र क्या, धार्मिकता क्या, सांप्रदायिकता क्या, उसके क्या दुष्परिणाम रहे हैं। अच्छा, कई बार उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा कंटेम्प्रेरी से भी जोड़ा है, जैसे जब बाबरी मस्जिद के 25 साल हुए तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा किस प्रकार धार्मिकता कभी कभी सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है, एक उदाहरण के साथ बताएं। तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि आप इन चीजों को समझ पाएं कि हाँ क्या कोरिलेशन, इनके बीच में क्या सहसंबंध है। सो जो भी है, जैसे भी है, तो थोड़ा समझेंगे कि धर्म क्या, उसके बारे में क्या। तो ये सारे जो चीजें हैं इस टॉपिक में है। हर साल मोटा मोटा 2 क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार से इसमें मिल जाता है। इन चीजों में वो जैसे भी पूछेंगे उनका निर्णय है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको आसानी से मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन, जैसे एक आधा बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा उन्होंने कि आपको लगता है कि धर्म के नाम पर संस्कृतियों का रूढ़वादिता या उसे समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, तो हमें ये सब देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं अपनी संस्कृति या धर्म के चलते हम बहुत रूढ़वादी होते जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि हम संस्कृति के लिए नहीं है, संस्कृति हमारे लिए है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अंतिम उद्देश्य सामाजिक जीवन को संभव बनाना था। तो वो सारी चीजें क्या हैं, उसके क्या घटक हैं, उन चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो इस टॉपिक के लिए मैं फिर कहूँगा क्लासरूम डिस्कशन, और श्यामाचरण दुबे ने भी बड़े अच्छे से लिखा हुआ है इसको, एससी दुबे ने। ये किताब, ये चीज आपको बिपिन चंद्र वाली फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बिपिन चंद्र ने भी बड़े अच्छे से लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल में, इन सब चीज़ों के बारे में, कम्युनिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इन सब चीज़ों के आयाम को। वो भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है, जो आपकी हिस्ट्री की किताब है वहाँ पे बड़े अच्छे से लिखा हुआ, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या जो है श्यामाचरण दुबे से कर सकते हैं। क्लासरूम में तो हम बात करेंगे ही। तो ये कुछ टॉपिक हैं बाय लार्ज जो पेपर 1 में है। सो पेपर 1 के ये टॉपिक हुए। पेपर 2 में अगर हम देखें तो जिन टॉपिक्स को हम सामाजिक न्याय से जोड़ के देखते हैं उनमें जिनकी हम बात करेंगे, पहला है सुभेज्ञ वर्गों के सामाजिक न्याय हेतु किया जा रहा प्रयास। सुभेज्ञ वर्गों के सामाजिक न्याय हेतु किए जा रहे प्रयास। सुभेज्ञ वर्गों के सामाजिक न्याय हेतु किए जा रहे प्रयास। सुभेज्ञ वर्ग मतलब जो कमजोर वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सुभेज्ञ वर्गों के सामाजिक न्याय हेतु किए जा रहे प्रयास। इसमें जैसे दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन है। अब देखिए, दिव्यांगता भी हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा है
शायद आपको मालूम भी हो, शायद मैंने कभी जिक्र भी किया हो। मैं नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश कैडर में अधिकारी हैं, वो पहले ब्लाइंड हैं जो आईएएस बने, फर्स्ट ब्लाइंड। हालांकि उनको नेत्रहीन, मुझे हिंदी वाला शब्द फिर भी ठीक लगता है, नेत्रहीन कहना ज्यादा ठीक है, ब्लाइंड कहना ठीक नहीं है। उनसे भी इंटरव्यू में पहला सवाल यही था, इंटरव्यू में पहला सवाल यही था उनसे, ओह मिस्टर सो एंड सो यू आर ब्लाइंड। इंटरव्यू का पहला सवाल। वो बंदा एग्जाम पास करके गया है, सब कुछ है, और उसके बाद भी उससे पहला सवाल क्या है, ओह यू आर ब्लाइंड। उसका जवाब था, नो आई एम नॉट ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। इनफैक्ट आप तो खैर मूवी बन गई तो आप शायद जानते हो कि वो जो MIT गए, और तो आप सोचिए, थैंकफुली इसलिए मैं कह रहा हूं कि OTT फिर भी अच्छा कर रहा। OTT का एक अच्छा हुआ कि अब स्टार नहीं रहे, है ना, वो कम से कम खत्म हुआ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब आपके पास ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, है ना। सो ये जो कंसेप्ट था, ये मैं किसी के विरोध में नहीं भाई, जो भाईजान के सपोर्टर हो पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन हाँ हमें समझना चाहिए इस बात को। मैं भी उनका फॉलोअर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, पर अब देखिए आप इतनी सारी स्टोरीज है बताने को। अभी तक आपको, आप ईमानदारी से बताइए, इस मूवी से पहले कितने लोग जानते थे कि एक ब्लाइंड है जो MIT गए और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, इतना बड़ा बिजनेस है वेस्ट मैनेजमेंट का? नहीं। तो ये एक संवाद का तरीका है, यही चीज अगर सिलेबस में होती तो वो एंशिएंट मिडिवल हीरोज के स्थान पे आपको लगता है इन हीरोज को होना चाहिए था, जो शायद आगे प्रेरणाएं दे पाते। तो वो भी, इसलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या रख रहे हो आपने करिकुलम में, पाठ्यक्रम में। खैर वो जो भी है, पर जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया कि यू आर ब्लाइंड, नो नो आई कांट सी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू। हालांकि ही इज वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, हम सब जानते हैं उसको कि बहुत चार्मिंग है। तो वो इंटरव्यूअर को भी लग गया, अगले 15-20 मिनट में उन्हें भी लग गया कि बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। तो उससे क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये था कि यार तुम हंसमुख व्यक्ति हो, तुम नाराज क्यों हो गए पहले क्वेश्चन पे? सर आज मुझे लगा था मेरा दिन है, नहीं तो रोज क्या होता है, उठने के 1 घंटे के अंदर ही कोई ना कोई एहसास करा देता है कि मैं देख नहीं पाता। आज मुझे थोड़ा विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही थी कि आई स्नैच द थिंग, मैंने अपने दम पे कुछ किया है। यहां भी वही हुआ सर, इसलिए आई लॉस्ट माई सेल्फ। तो दे अपोलोजाइज्ड कि सॉरी, मतलब आई वी शुड हैव बीन सेंसिटिव टू दिस। तो वो खैर वो अलग बात हो गई। लेकिन सवाल ये है, कोई भी हो, मुझे नहीं मालूम वो लोग दिव्यांग हैं जो इस उम्र में एस्केलेटर पे एक दूसरे धक्का मुक्की करते हुए चढ़ते हैं, या वो लड़की जो एक पैर से 7 मिनट डांस करती है। आप दिव्यांग कहोगे किसे? पता नहीं आपने उस बच्ची को देखा कि नहीं, 7 मिनट सिंगल लेग से, और ये इस उम्र में एस्केलेटर पे एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये अपने आप को सही मान रहे हैं, उसको दिव्यांग बोलते हैं। दोबारा देखिए, ईमानदारी से समझ में आ जाएगा कौन है। इसीलिए एक्सेसिबल इंडिया का एक बहुत अच्छा लाइन है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक प्रयास सुगम्य भारत अभियान, उसमें एक लाइन है, दिव्यांगता तब आती है जब अवसंरचना दिव्यांग हो। जब अवसंरचना दिव्यांग हो, मैं इस लाइन को भी का हवाला दूंगा कि हाँ, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे ये दिखता है कि जो भी है अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में। तो ये बहुत जरूरी है कि सुबह के वर्गों में एक बड़ा हिस्सा, और भारत की जनसंख्या का लगभग 3% है, तो हमें जो है उनके लिए क्या किया गया है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या प्रयास हैं। ऐसे ही बाल मजदूरी अब सोच के देखिए, पूरा जो डायमंड व्यवसाय है, जो लोग सूरत के हैं वो जानते होंगे, सूरत और जयपुर के लोग, कि पूरा डायमंड जो व्यापार है उसमें बच्चे ही काम करते हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ थोड़े फ्रजाइल होते हैं, तो और वो जो है वो उससे आसानी से जो है डायमंड कटिंग हो जाती है, और बच्चे विरोध नहीं करते। पता है इसके बाद क्या होता है इन बच्चों का? वो डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े उनके लंग्स में चले जाते हैं, और उनसे कोई 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता औसतन। और फिर आप डायमंड कहते हैं सदा के लिए, प्यार का